ठीक है, ऑल राइट। सो बेसिकली आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट हुआ था इस संडे को। हालांकि अभी मैंने तुम्हारा पेपर देखा नहीं था कि कैसा पेपर आया हुआ है, ठीक है, बट मैं स्कोर देख रही थी स्टूडेंट्स के। सो इस बार ज्यादातर बच्चों ने जो है खुद से ईमानदारी से टेस्ट दिया है, बेशक स्कोर कम आया हो, वो एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने इम्प्रूव किया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट। गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से पेपर दिए, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है आप में। और प्लीज इसको कंटिन्यू रखना, ये मत सोचना आपका स्कोर कम आ रहा है, 20, 22, 23 जो भी नंबर आ रहे हैं आपके 200 में से, इट्स ओके, आपका वो इम्प्रूव हो जाएगा, बट आप लोग अपनी मेहनत से ही करिए टेस्ट। एंड अभी मैं आज तो टेस्ट डिस्कशन नहीं लूंगी आपका, मैं सैटरडे में लूंगी, ठीक है, या फिर जब भी मेरे को लगेगा मैं आपका ले लूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, एक और चीज बोल रही थी, भूल गई मैं। हाँ, आपका पी ब्लॉक का टेस्ट है इस संडे को। तो पी ब्लॉक आपको कैसे करना है रिवाइज, आपको सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने पढ़ाया है, और आप लोगों को डीपीपीज के क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूं तो ये चैप्टर बेसिकली जो है काफी सारा डिलीट हो गया है, तो अगर आप 2024 से पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पूरे चैप्टर के सवाल मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप डीपीपी सोल्व कीजिए एंड मेरे क्लास नोट्स रिवाइज कीजिए, दिस इज मोर देन इनफ। अगर थोड़ा सा आपको लगता है मन कर रहा है कुछ और करने का, तो सिर्फ 2024 और 2025 के ही क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि उसमें से वो वाले क्वेश्चन आए थे जो आपके चैप्टर में सिलेबस में इंक्लूडेड है ना। अदरवाइज क्लास नोट्स प्लस 3 डीपीपी थी आई गेस, तो वो इनफ है, ठीक है। मेहनत से देना है टेस्ट, ईमानदारी से देना है, प्लीज मेरी बात मतलब समझो। और क्या कहते हैं, बाकी हर इस चैप्टर के लिए वैसे प्रिपेयर करना है। इवन जो भी तुम्हारे चैप्टर का टेस्ट होता है ना, आपको तैयारी वैसे ही करनी है, आपको सबसे पहले रिवाइज करना ही अपने क्लास नोट से चालू करना है, चाहे वो फिजिक्स का पेपर मतलब फिजिक्स का हो टेस्ट, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, आपको हमेशा अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। अब एक दिन में तो आप क्लास नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस ही बात है, इसलिए तो आपको बोला जाता है कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, ताकि जब एकदम टेस्ट आए तो सारा इकट्ठा ना हो जाए, तब आपका फटाफट से रिवाइज हो जाए। एंड फोकस ऑन लास्ट 3 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको रिसोर्स शीट में दिए हुए हैं। कोई भी बच्चा यूट्यूब से नहीं करेगा, अगर आपके पास कोई बुक है इट्स ओके, कर सकते हो वहां से। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो रिसोर्स शीट में जाके उसको ओपन करके कर लो। अगर आपको रिसोर्स शीट से ओपन नहीं होते हैं तो टैग कर दो सब्जेक्ट टीचर को, जिसके मतलब चाहिए पीवाईक्यूज, वो शेयर कर देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा एक और चीज थी, यस, जैसे अभी जो मनीषा मैम का वो चल रहा है, शायद मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर चल रहा है, तो वो डीपीपी ऐसा लिख के भेजते हैं, डीपीपी 5, 6, 7 कर लेना, यही बोलते हैं ना वो, डीपीपी 2, 3, 4 कर लेना। तो इसका मतलब वो नहीं है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे 3 डीपीपीज करा रही हैं, क्योंकि उनके पर डीपीपी में वो मुझे बता रहे थे पर डीपीपी में क्वेश्चन कम होते हैं, शायद 6, 7, 8 इतने ही होते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को, शायद मैं आज एक स्टूडेंट को भी बता रही थी, अगर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जैसे जो मेरे बच्चे हैं जिनकी मैं मेंटर हूँ, शायद मैंने उनको बोला था कि एक दिन में आप एक डीपीपी करो, जिनको टाइम नहीं मिलता है ज्यादा, ठीक है। तो मान लो एक दिन में लेट से तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास है, और तुम फिजिक्स का असाइनमेंट करके मेरे को भेज रहे हो। अब मान लो जो मनीषा मैम ने क्वेश्चन दिए हैं, लेट से वो कितने हैं, मान लेते हैं एक डीपीपी में 8 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए, 8 और 3 24 हो गए, तो कम से कम 15 तो करने हैं आपको, आप समझ रहे हो। अगर आप एक सब्जेक्ट के ही ट्राई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो 20 का टारगेट रहना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि मैंने आपको एक ही असाइनमेंट बोला है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज उसके हिसाब से करो। अगर आप सिर्फ मान लो एक डीपीपी में 5-6 क्वेश्चन है, आप वो भेज रहे हो,
ये सोच के कि मैम ने कहा था एक ही डीपीपी भेजनी है, तो ये बहुत कम सवाल है, 5-6 क्वेश्चंस आर नॉट इनफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो कम से कम जब आप रात को सोते हो ना, तो आप ये देख के सोया करो कि ये चैप्टर का हमें डीपीपी मिला है। जैसे मान लो मैं दे रही हूँ डीपीपी, और मेरी डीपीपी में है ही 12-13 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वो कर लो, और टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि ऐसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी क्लास में कवर हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तो अभी स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर, तो मिलेंगे नहीं इतने, बट स्टिल, है ना, वो कर सकते हो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लो तुम। तो मतलब डेली का आपको 20 क्वेश्चन तो करना ही करना है फिर पर सब्जेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग, है ना? यस मैम। तुम खुद बताओ, अगर मैं तुमसे एक दिन में बोल रही हूँ सारे बच्चों से कि 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होने चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है, इतने होने चाहिए या 20 से कम होने चाहिए? अपना कुछ सोच के बताओ, बताओ। होने चाहिए। होने चाहिए 20 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस होने चाहिए थे, होने चाहिए। तो इट्स ओके अगर आप 15 कर पा रहे हो, धीरे 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 उसका टाइम बढ़ा दो। मान लो आप 12 कर लिए आज, ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, और 14 कर लिए, 15 हो गए, इस तरीके से तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन मत करो दिन के, वो फिर वो मतलब लाइक उसका कोई फायदा नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है बेटा, 5 से 6 क्वेश्चन, है ना। सो फिर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आइए, और जिन्होंने टेस्ट में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने ऑनेस्टी से टेस्ट दिया है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों का जो भी गलतियां हुई हैं, अगर जिसका परफॉर्मेंस खराब है सब दोनों सब्जेक्ट्स में, तो प्लीज पेपर को रीअटेम्प्ट करो और देखो, एनालिसिस करो कि तुमने कहाँ गलतियां की हैं, तभी तुम्हें पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं, मान लो केमिकल काइनेटिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने करवाया ही नहीं क्लास में डिस्कस, तो शेयर विद मी कि मैम ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने डिस्कस नहीं किया है क्लास में, तो आई विल डिस्कस इन द टेस्ट पेपर डिस्कशन। गेटिंग माय पॉइंट? डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज दो मेरे को, बट यू हैव टू शेयर। क्लियर है? बट जितना मेरे को पता है, मोस्टली क्वेश्चन वो क्लास में जो पढ़ाया मैंने वहीं से ही आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? आयनाइजेशन एनर्जी हो गया था ना हमारा? यस मैम। दिव्या आ गई? दोनों दिव्या आ गई? दोनों दिव्या? अरे यार, ये कौन सी वाली दिव्या यस मैम। दी है? ये कौन सी वाली दिव्या ने दिया थम्स अप? नॉर्मल दिव्या, दिव्या तिर्की ने? दिव्या तिर्की मैम। अच्छा, दोनों दिव्या हो। दिव्या, दिव्या तिर्की जो है ना, प्लीज आप एक बार अपना प्लीज यूजर नेम कर लेना। टीचर्स कंफ्यूज हो गए कौन सी दिव्या क्लास में है कौन सी नहीं है, तो मैंने उनको बताया फिर ये है ये नहीं है। तो आप दिव्या तिर्की, आप अपना ना सरनेम लगा लीजिएगा ताकि वो पता रहे टीचर्स को, ठीक है। और जो अपनी नॉर्मल दिव्या है, मतलब दिव्या जिसको मैं दिव्या ही बोलती हूँ, और आप थोड़ा सा रेगुलर हो, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, क्योंकि रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मंजिल तक जाने का रास्ता, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि यू हैव टू बी रेगुलर। हमारे पास 4.5 महीने हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा आगे नहीं चल रहा, ऑलरेडी 2-3 हफ्ते तुम पीछे ही चल रहे हो केमिस्ट्री में, ठीक है। सो फिर अब तुम इसमें भी रेगुलर नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा काम? कभी मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो तो शायद मैं तुम्हें संडे को 2 घंटे बुला लूं, आप समझ रहे हो? तो फिर थोड़ा सा ना आपको इस चीज पे ध्यान देना है, रेगुलर रहो, काम तो देखो मिलेगा। आप लोगों का प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि 12th आप अच्छे से करो, क्योंकि आप में से 95% बच्चों का 12th ही नहीं है अच्छा, मतलब 12th में भी आप सफर कर रहे हो। तो आप प्लीज अपना 12th को स्ट्रॉन्ग करो। जब तक 12th आपका अच्छा नहीं होगा, 11th का कोई फायदा नहीं है बेटा करने का। 11th तो फिर भी मैं आपको जैसे तैसे बिठा के रिवीजन के टाइम पे कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूंगी जहां से सवाल आने हैं, समझ रहे हो, उसके पीवाईक्यूज करवा करवा के तुम्हें वो करवा दूंगी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्लास में बैठो, मतलब रेगुलर आओ और 12th पे ध्यान दो। हाँ मनदीप? मैम जी छुट्टियां हो गई हैं इस स्कूल तो।
अच्छा हो गई हैं, कितने दिन की हुई हैं? मैम 1 तारीख को स्कूल लगना है मैम, ਤੁਸੀਂ एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो तो लगा सकते हो। हाँ वो फिर ठीक है, मैं देख लूंगी मेरा बेटा। एक्चुअली जब मेरे को लगेगा ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, आई विल कंडक्ट द एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, चलो आइए। हाँ जी मैम। चलो स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने करवा दिया था, कुछ कुछ चीजें उसमें रहती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बता दिया था, याद है? आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था अगर तुम्हें आयनाइजेशन, कोई बात नहीं, मैं सबका देख के ही लगाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, सबका देख के लगाऊंगी। हर्ष, आपको डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजना है बेटा, क्वेश्चन पर्सनल ग्रुप में नहीं भेजना डाउट। ठीक है हर्ष, वहां से आप डिलीट करके उसमें डाउट सोल्विंग में भेजो। ठीक है, ओके। मैंने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी के जब आप सवाल लगाओगे तो आप लोगों को उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताई थी आप लोगों को कि NS के और N-1 डी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अभी स्टिल उसमें पेंडिंग थी तो वो आज हम करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आज हम कवर करेंगे। चलो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो इसमें से मैंने तुम लोगों को क्या बता दिया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी मैंने, है ना? उसके बिना तो ये चैप्टर ही नहीं हो पाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैंने कहा था वेनेडियम का सबसे ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटली निकल के आया। इसका मतलब जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है वेनेडियम के केस में, और सबसे कम किसका था? जिंक का था। आयनाइजेशन एनर्जी भी मैंने बता दिया था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जो एक्सेप्शन थी वो किसमें थी? वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल में थी। वीना को नहीं देना पैसा। हाँ रतन बोलो। मैम जी मेरा नाम हर्ष माधव है, मैंने इस आईडी से ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। ओके 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 बेटा, ओके ठीक है। हर्ष, आपका जो डाउट है ना वो डाउट सोल्विंग ग्रुप में ही भेजना मेरे को। ठीक है, वहां से वहां डिलीट मार देना। ठीक है, ओके मैम। चलो आइए। तो वीना को नहीं देना पैसा, अपना ये एक्सेप्शन था वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल में। ओके, दीप्ति है। हाँ, थोड़ा मेरे को बता देना अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पता नहीं चलेगा ना नाम का, तो प्लीज आप मुझे चैट में बता दीजिएगा बेटा। उसके बाद मैंने मेटेलिक और आयनिक रेडियाई भी बता दी थी। डेंसिटी भी मैंने बता दी थी कि जिंक की क्या होती है। यहाँ से आप जाओगे तो डेंसिटी क्या है, यहाँ पे बढ़ रही है, और जिंक की क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि उसमें साइज बढ़ रहा है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी थी? अपनी स्कैंडियम की थी, और सबसे ज्यादा किसकी थी? ऑस्मियम की थी। याद आ रहा है? तो ये हमने जो है देखा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, ये आज कराऊंगी। ठीक है, ओके। ये भी मैंने बता दिया था, कंफर्म कीजिए। ये मैंने बता दिया था कि नियर द मिडल ऑफ सीरीज, मतलब जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जा रही है इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि स्कैंडियम +3 में मिलता है, +2 +1 में नहीं होता है। और टाइटेनियम प्लस, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। टाइटेनियम +4 वाला ज्यादा स्टेबल होता है 3 और 2 से। ठीक है, और जिंक भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है? +2 में मिलता है। तो ऐसे कौन से दो एलिमेंट है 3D सीरीज के मेरा बेटा जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो नहीं दिखाते? एक तो स्कैंडियम और एक आपका जिंक है। एक स्कैंडियम है और आपका एक क्या है? जिंक है। ठीक है, उसके अलावा सबसे ज्यादा पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका ऑस्मियम, उसका +8 वो दिखाता है, +8 तक चला जाता है। आई डोंट नो मैंने ये लिखवाया था या नहीं, आप लिख लीजिए इसको। अगर डी ब्लॉक में कोई पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के कौन दिखाता है, तो ऑस्मियम दिखाता है। ठीक है मेरा बेटा, चलिए। यस मैम। उसके बाद ये भी मैंने बता दिया था कि आपका डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाइयर वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल देखने को मिली है क्रोमियम 6 से। इसीलिए क्रोमियम अगर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे डाइक्रोमेट में, तो वो अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। ठीक है,
ये वाला पॉइंट मैंने कहा था, ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी, इसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए आइए, ऑल राइट, आइए बेटा आगे। नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूं टाइटेनियम में, टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। TiX4, यहाँ पे 4 नीचे आएगा, कंफ्यूज मत होना, साथ लिखा हुआ है, टाइपिंग में हो गया, ये नीचे आएगा, ये क्लियर है। इस तरीके से रिवाइज करके आया करो जो मैंने पढ़ा दिया, वरना बेटा कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। उसके बाद वेनेडियम की भी +5 होती है मैक्सिमम, और फ्लोरीन के साथ ही देखी जाती है उसकी +5, और क्रोमियम की भी +6। देख रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी टेबल में तुम्हें दिखाया था उस दिन। उसके बाद मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक होती है, और मैंने कहा था मैग्नीज में MnF6 आपको नहीं देखने को मिलेगा, MnF7 देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्लोरीन के साथ MnF4 देखने को मिलेगा। याद है तुम लोगों को? Mn+7 तुम्हें किसके साथ देखने को मिलेगा? इसके साथ, MnO3F, जहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो। यहाँ पे देखो Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीज के आगे वाले एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, वहां पे इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। आयरन और कोबाल्ट ऐसे हैं जिसका आपको ट्राई हैलाइड देखने को मिल जाएगा, जैसे FeX3 और COF3, ठीक है, इनके आपको ट्राई हैलाइड देखने को मिल जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, याद करो। देखो मैग्नीज के बाद कोबाल्ट और आयरन के ट्राई हैलाइड देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन निकल, कॉपर और जिंक के केस में आपको देखने को नहीं मिल रहे। इज दैट क्लियर? बताइए। यस मैम। ठीक है। और वो भी Yes, देखो ma'am. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहाँ देखने को मिल रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ऐसे नहीं कोई भी एलिमेंट आप ले लोगे, ध्यान से नोटिस करो कि मैम ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मेटल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ही ताकत होगी कि भाई साहब उसकी क्या कर सके, आपस में बॉन्डिंग कर सके। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? The ability of fluorine to stabilize high oxidation state is due to either higher lattice energy और higher bond energy। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? मैंने अभी बोला कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देख पा रहे हो कि फ्लोरीन के साथ जब जुड़ा हुआ है मेटल, उस केस में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें देखने को मिल रही है, जैसे VF5 हो गया, COF3 हो गया। तो इसका रीजन उन्होंने क्या बोला है? इसका रीजन उन्होंने बोला है लैटिस एनर्जी हो सकता है या फिर हाई बोन एनर्जी हो सकता है। लैटिस एनर्जी क्या होता है? वही, अगर तुम्हारा मेटल का लैटिस, जो बेसिकली आपका लैटिस है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लैटिस का मतलब क्या होता है? लैटिस का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ आयंस। जनरली लैटिस एनर्जी हम किसके लिए बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपका आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें जो उसकी लैटिस एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब उसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जो COF3 है उसका लैटिस एनर्जी क्या है मेरा बेटा? ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने लाइंस लिखी हुई है, हमें उसको जस्टिफाई करना है कि कैसे बता रहे हैं। तो COF3 इसके अकॉर्डिंग कैसा हुआ फिर कंपाउंड? आयनिक टाइप का कंपाउंड हुआ, ठीक है। जबकि VF5 की बात करूं और CRF6 की बात करूं, ये भी स्टेबल है ना, +5 में फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका रीजन क्या है कि जब इनमें शेयरिंग हुई, मतलब जब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो हाई अमाउंट में एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। और हमें ये पता है जब बॉन्ड बनने के बाद अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो वो बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहीं से एनसीईआरटी से उठ के आएंगे सवाल, आई प्रोमिस यू। मैं क्यों करवा रही हूँ ये चैप्टर इतना आराम से, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का, क्योंकि यही वो चैप्टर है जहां से तुम्हारे सवाल बनेंगे। हाँ बेटा बोलिए।
मैम जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? किसमें मेरा बेटा? डी ब्लॉक में मैम। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे ऐसे ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। जनरली आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है। डी ब्लॉक में हम बहुत ज्यादा, डी ब्लॉक पहली बात है मेटल्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स है, तो ट्रांजिशन मेटल्स की इतनी ज्यादा आपकी जनरली वो इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय कि एक्सेप्ट करने में। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आना वो मुश्किल है, ठीक है। और अगर आपको जानना ही है तो फिर आप सिंपल ये चीज बोल सकते हो कि मैम लेफ्ट टू क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे डी ब्लॉक में तो आप बोल सकते हो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। लेकिन ये क्योंकि मेटल्स हैं हर्ष, तो ये टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को देने की और नहीं तो फिर शेयर करने की टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है जी। ओके मैम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपसे कोई नहीं पूछेगा जब तक एनसीईआरटी में आपको कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखो जिक्र नहीं किया हुआ है, तो वो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली हम कहाँ पढ़ते हैं? जनरली पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। लिख लिया ये वाला इतना? Yes, ma'am. चले, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इंस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये समझ गए? मतलब जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल, नोटिस करो, अभी फिर दोबारा बोल रही हूँ कि जब वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जनरली वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और फ्लोरीन पता क्या है, ये क्वालिटी भी है, जो फ्लोराइड्स होते हैं ना भाई वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ही नहीं होते। जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास VX2 है, तो VX2 में जो X है ना वो या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। VF2 स्टेबल ही नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि भाई ये कहता है मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल करूंगा, ठीक है जी। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं सेम अप्लाई ऑन CuX। CuX में भी क्या होगा, X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, CuF नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जितने भी कॉपर के हैलाइड्स हैं जहां पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमें नोन होते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड। जैसे आपका CuF2 हो गया, CuBr2 हो गया, CuCl2 हो गया और CuI2 हो गया। इसमें कहते हैं कि जो कॉपर के बाकी सारे हैलाइड्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन CuI2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या दिया है उन्होंने? इसका रीजन ये दिया है मेरा बेटा, जब हमारा कॉपर +2 में है, ध्यान से देखो, और जब वो I नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे HI हो, तो ये बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, दूसरों को तो रिड्यूस कर देता है, कॉपर को ये रिड्यूस कर देगा +1 में, और खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाता है, CuI2 + I2 मिल जाता है, Cu2I2 यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे CuI2 आपको देखने को नहीं मिल रहा। Is that clear? Why CuI2 does not exist? Because जब कॉपर 2 + I नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसको तो क्या कर दे रहा है, रिड्यूस। यहाँ पे देखो कॉपर +1 में है और खुद को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज। तो -1 से 0 इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर +2 से कॉपर +1 में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इज दैट क्लियर? इसीलिए CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद 5वां पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। However, many copper compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मेरा कॉपर +1 में है, वो कह रहे हैं बहुत ऐसे कॉपर के कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कॉपर +1 में है, वो स्टेबल नहीं होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। जब आप पानी में लेते हो, अब स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
कॉपर +2 में और कॉपर में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, +1 से +2 में गए, +1 से 0 में गए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर आओ, ये ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या हुआ मेरा बेटा, एग्जाम्पल हुआ। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कॉपर +1 होगा स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ही कॉपर +1 में होगा। अगर आपका एक्वा सॉल्यूशन की, ध्यान से सुन लो, अगर पेपर में एक्वा सॉल्यूशन मेंशन हो या नहीं हो तो ध्यान रखना कॉपर +1 स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो मान लो सॉलिड स्टेट मेंशन कर दे तो सॉलिड स्टेट में कॉपर +1 स्टेबल, बट अगर मान लो वो कुछ मेंशन नहीं करता या फिर मेंशन करता है एक्वा सॉल्यूशन, तो वहां पे आपका कॉपर +1 स्टेबल नहीं है। यानी कि कॉपर +1 क्या चाहता है कि मैं तो कॉपर +2 में जाना चाहता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस मैम। बोलो। अब सोच के देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, कॉपर +1 कॉपर +2 में क्यों गया होगा, क्या हो सकता है। देखो, जब आपका कॉपर +1 कॉपर +2 में जाएगा, ध्यान से देखो, पहले ये आपका गैसियस उसमें फेज में, तो +1 से +2 में जाने के लिए क्या चाहिए होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। बोलो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको घेरेंगे, यस और नो? तो कॉपर +2 एक्वस फेज में क्या होगा, जब पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे तो उसमें क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। बोलिए। और जब हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, जब कॉपर +1 कॉपर +2 में बदला होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा, ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2, मतलब वहां पे कॉपर +2 जब बना होगा तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करी होगी। इतनी एनर्जी रिलीज हो गई जितनी तुम्हें इतनी देनी नहीं पड़ी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। कैसे बोल रही हूँ, मेरा मतलब, मान लो कॉपर +1 कॉपर +2 में गया, तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? और जब वो एक्वस फेज में जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, तो तुम प्रॉफिट में रहोगे या लॉस में रहोगे? प्रॉफिट में रहोगे। यानी कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई कि तुमने जो आयनाइजेशन एनर्जी दी थी उसको भी क्या कर दिया, उसने कंपनसेट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरऑल जो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। दैट इज व्हाई कॉपर +2 जो है कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल है। व्हाई? ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2। इज दैट क्लियर? यस। पक्का? क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? मेरे को कंफर्म करिए। गुरविंदर है क्या क्लास में? यस मैम। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप पढ़ रहे हो। तो ये आई होप ये पॉइंट्स चारों के पांचों के पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए। जल्दी बताइए मैम, जल्दी। यस मैम। यस मैम। आगे आते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो, ये एनसीईआरटी का स्निपिंग लगाई हुई है। अपने को क्या समझना है यहाँ पे, ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें बोला स्कैंडियम की +3 मैक्सिमम होती है, यही बोला था। मतलब मैक्सिमम बोले तो स्कैंडियम दिखाता ही +3 और दिखाता ही नहीं। और वो दिखाता भी किसके साथ है, अपनी मैक्सिमम वाली ऑक्सीजन के साथ। तो ये बता रहे हैं कि स्कैंडियम का जो ऑक्साइड है, यहाँ पे स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। इज दैट क्लियर? जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट आए ना, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है कि मैम क्या सोचेंगी, आपको पूछ लेना है जहाँ पे जो पॉइंट में गड़बड़ हो। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की मैक्सिमम +4 होती है, तो देखो ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा है +4। वेनेडियम की मैक्सिमम +5 होती है। तो एक तो मैंने पीछे बताया तुम्हें,
फ्लोरीन के साथ, ये हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स, तो इसीलिए आपको ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रोमियम की मैक्सिमम +6 होता है, तो देखो ऑक्सीजन के साथ, तो आप नोटिस कर पा रहे हो क्या कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ट्रांजिशन मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीज की देखो +7 Mn2O7, एक मैंने कौन सा बताया था, MnO3F बताया था। ठीक है, आयरन का भी देखो, आयरन का ऑक्साइड +3 में, निकल का ऑक्साइड +2 में, कॉपर की ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, देखो +2 और +1 और ये +2। तो आप देख पा रहे हो ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी बढ़ रही है, मैग्नीज के बाद मैं देख रही हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। क्या यही वो चीजें नहीं है जो मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ? बताइए, ये वही चीजें हैं। ठीक है, तो एक बार जितना मैंने अभी तुम्हें बताया, ये पढ़ के देखो जो लिखा हुआ है, ये पढ़ के देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे। पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर, एंड यहाँ पे आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है व्हेन यू गो फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये बोला गया है कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। मतलब ये कहना चाह रहा है, जब मैग्नीज फ्लोरीन के साथ था तो वो मैक्सिमम +4 में था, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो ये कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है, +7 की। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा बेटा फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो अगर फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना पा रहा है यहाँ पे, तो 4 फ्लोरीन इस तरीके से लगेंगे, देख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, +4 में है। अब ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की होती है ना, 2 बॉन्ड बनाता है ना वो, Yes, तो ma'am. इस तरीके से बनाता है, देखना एक बार, इस तरीके से जो है कंपाउंड बनता है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, मैग्नीज के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7, कैसे, -1 -2 -2 -2, तो इस पे कितने का हो जाएगा, +7। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, तो ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल यूनिट ही है, देखो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे MnO-Mn में क्या है, ब्रिज बॉन्ड है। क्या है, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड मतलब क्या होता है, बीच में क्या होते हैं, एक, जैसे इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन दिख रहा है बीच में, और 2 उसके साथ मैग्नीज क्या है, अटैच है, 2 क्या है, मैग्नीज उसके साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। बीच में एक बंदा झूलता हुआ और उसके साथ 2 क्या होंगे, आपके एटम्स जो होंगे अटैच होंगे। क्लियर है? देखो, yes, ma'am. यस मैम। और ये क्या बनाते हैं, अगर मैं पूछूं ये कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास होती है p ऑर्बिटल, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैग्नीज अपनी यूज करता है d ऑर्बिटल। तो ये कैसी बॉन्डिंग होती है, इसमें d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। कैसी होती है, d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। मैम डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो D5P5 मैम बॉन्डिंग दिखाते हैं? धीरे धीरे बताऊंगी बेटा आगे जाके। अगर ये आप, अगर किसी के पास d ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, तो वो अपनी d ऑर्बिटल यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अब जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, वो अपनी d ऑर्बिटल यूज नहीं करेगा। इतना ही सिंपल चीज है। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए और ये पूछे कि किसमें d पाई होगी, d पाई p पाई होगी, तो आप ये देख लीजिएगा
अगर किसी के पास p ऑर्बिटल ही है तो वो तो दिखाएगा ही नहीं, समझ रहे हो, वो तो करेगा ही नहीं डी पाई पी पाई, ठीक है, वो पी पाई करेगा, जैसे नाइट्रोजन है हमारा, है ना, जैसे मैंने पी ब्लॉक में बताया था। अगर किसी के पास डी ऑर्बिटल है तो वो अपनी पक्का डी ऑर्बिटल वहां पे यूज कर रहा होगा और वहां पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इन कोवलेंट ऑक्साइड, ध्यान रखना ये कोवलेंट ऑक्साइड है आपका Mn2O7, ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, टेट्राहेड्रल है, MnOMn ब्रिज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज कॉमन फॉर Mn, तो यहाँ पे ये क्या है, MnOMn ब्रिज बोर्ड होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। हो गया सबका? गुरविंदर, सौम्या, हर्ष, दिव्या, Yes, ma'am. हरलीन, Yes, ma'am. हरमीत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कृपा, हरमीत, हरमीत है क्या क्लास में? हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा ठीक, ऑल राइट, आगे चलते हैं। देखो एक एनसीईआरटी का सवाल है ये, आपसे बोला है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। तो आपको ये उन्होंने दे दिया है बेसिकली ऑर्डर, आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे सही है। तो ये ऑर्डर आपको पता भी होना चाहिए, इसके बारे में रीजन भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों है। तो देखो जो वेनेडियम का आपका ऑक्साइड है, इधर देखो, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर बतानी है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Mn+7 है, यहाँ पे क्रोमियम +6 है और यहाँ पे कितना है, +5 है, ठीक है, +5 है। और आप लोगों को पता है Mn जो है +2 में भी जाना चाहता है ना, क्रोमियम भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है और वेनेडियम भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो वो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा कि वो अपने क्या जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाना चाहेगा। जैसे अगर मैं Mn की बात करूं +7 में है और Mn अगर मैं +2 की बात करूं तो उसमें क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। अगर क्रोमियम +6 है तो क्रोमियम +3 में D3 में होता है, विच इज ऑल्सो स्टेबल। जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। और वेनेडियम भी +2 में जाना चाहेगा तो उसका भी यहाँ पे D3 होता है। तो बेसिकली आपको पता है D5 ज्यादा स्टेबल होती है, तो मैग्नीज ज्यादा टेंडेंसी रखेगा अपने आप को रिड्यूस करने की, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है, स्टेबल है, क्योंकि क्या मिल रहा है उसको, D5 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। इसीलिए मैग्नीज अपनी जल्दी टेंडेंसी रखेगा कि वो +7 से कहाँ जाए, +2 में जाए, अगर आपको ऐसे कंपेयर करने के लिए वो बोल देता है, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, बोलो। यस मैम। आकाश ठीक है क्या? Yes, ma'am. ठीक है। सो ये एक आपका एनसीईआरटी का सवाल था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो मैंने तुम लोगों को कहाँ पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये तो बेटा सिंपल एक वो फॉर्मूला दिया हो ना जो मैंने पढ़ाया था, ΔG = -FeO, हाँ, कि नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये बता रहा है। अगर मैंने और बातें भी शायद आप लोगों को बताई थी, वो क्या बताई थी तुम याद करो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने ये कहा था कि अपना जो रेफरेंस था वो ये मान के चलते थे अपन, हाइड्रोजन FHG, ठीक है।
तो मैंने कहा था इसका चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, इसका ई नोट सेल 0 रहता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट थे उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और रिडक्शन पोटेंशियल नीचे वालों का क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव था वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और जिनका पॉजिटिव आ रहा था 0, किससे कंपेयर करूं मैं, एसएचजी से, अगर 0 से ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे। यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी टेंडेंसी रखेगा वो खुद को रिड्यूस करने की। जितना रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा तो अपनी टेंडेंसी रखेगा क्या, खुद को ऑक्सीडाइज करने की। क्या ये बात तुम्हें याद है? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का याद है? चलिए ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। तुम मुझे बताओ, सबसे पहले मेटल सॉलिड फेज में था, है ना, तुमने उसको क्या किया, गैसियस फेज में चेंज किया। कैसे किया? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या यू कैन से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये प्रोवाइड की, ठीक है। तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ये करने के लिए, बोलो हाँ के ना, ठीक है। अब तुम्हें अगर मेटल को +2 में लेके जाना है तो तुम्हें 2 आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर दूसरे वाले निकालने के लिए, बोलो। और तुम्हें जब उसको एक्वस फेज में लेके जाना है तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। चलो अब तुम मेरे को थोड़ी बातें सोच समझ के बताना जो मैं अभी तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि कोई मेटल है, वो मेटल +2 में जाना चाहता है, ठीक है, अगर कोई आपका मेटल है वो मेटल +2 में जाना चाहता है, तो उसका मतलब हम क्या समझें, उसका मतलब हम ये समझेंगे मेरा बेटा, यहाँ पे गैसेस फेज में, कि अगर मेटल +2 में जाना चाहता है, मतलब मेटल +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो उस केस में जो मेरा सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो कम होगा, है ना, और हाइड्रेशन एनर्जी मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? और मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में होना चाहेगा, तभी तो टेंडेंसी रखेगा वो ऑक्सीडाइज होने की। क्या इतने चीज क्लियर हुई मेरा बेटा? सोचो, पक्का जी, वेरी गुड मेरा बेटा। अगर मैं उल्टी बात करूं, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ M+2 से इसमें जाना चाहता है, मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है, अगर वो रिड्यूस होना चाहता है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, बोलो क्या कहते हो? और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए फिर, पॉजिटिव होना चाहिए, Positive. मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। दिस इज द बेटर वर्ड टू यूज हियर, ठीक है, सही है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. बस हो गया खत्म, अब बस हो गया। अगर तुम्हें मेरी ये 2 बातें क्लियर हो गई, अभी तुम देखो जूम जूम करके तुम्हें पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा क्लियर। आइए सच्ची बताओ, हो गया या मुझे फिर बताने की जरूरत है? प्लीज कंफर्म कीजिए। मनदीप, महकदीप हो गया क्या? हरमीत? Yes, ma'am. फैजल खान के नाम से कौन है? प्रतीक हो गया, ठीक है। मयंक, ठीक है, चलिए डन डन डन। चलो आगे चलते हैं। चलिए आइए मेरा बेटा, यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी की मैंने टेबल लगा रखी है। टेबल क्या बोल रही है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन, हमें फर्स्ट रो की बात करनी है, सेकंड थर्ड की नहीं करनी हमें, ठीक है। जो एनसीईआरटी में हमें डेटा दिया हुआ है हमें उसको ही समझ के कंक्लूड करना है कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। जो एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती है हमें उसकी बात ही नहीं करनी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है M+2 से M में जाने के लिए, ठीक है। चलिए मेरा बेटा, तो आपकी जो काम की चीजें हैं वो काम की चीजें हैं सिर्फ ये वाली वैल्यूज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। तो ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है,
अगर मान लो तुम्हारा मेटल +2 से +m में जाना चाहता है, मतलब +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, यानी कि वो खुद का रिडक्शन करना चाहता है, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए। यस और नो? यस मैम। यस मैम, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगी मेरा बेटा टाइटेन, जैसे यहाँ पे तुम्हें टाइटेनियम से लेकर जिंक तक की बात की हुई है, स्कैंडियम की इन्होंने बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम किस में होता है? +3 में होता है। क्लियर है? चलिए आइए। तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर टाइटेनियम की बात करें तो आपको वैल्यू नहीं रटनी है, आपको समझना है, जो कि मैं समझाऊंगी। टाइटेनियम के केस में जो वैल्यू है विच इज -1.63 है, ठीक है। वेनेडियम के केस में कितनी है? -1.18 है। ध्यान से देखो, देख रहे हो? कम हो रही है ना, नेगेटिव में कम हो रही है, देखते जाओ। क्रोमियम के केस में और कम हो गई, तो उस हिसाब से तो मैग्नीज में और कम होनी चाहिए थी ना, नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है अगर तुम ध्यान से देखो, बट मैग्नीज में ये ज्यादा नेगेटिव हो गई। ये देखो मेरा बेटा, निकाल लिया एक पॉइंट हमने। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद देखो, फिर दोबारा पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ये -0.44, -0.28, ये गया पॉजिटिव की तरफ। ध्यान से देखो, कॉपर एक ऐसा लोता बंदा है इसमें जो प्लस में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख रहे हो? उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मैम एक और पॉइंट हमने और निकाल लिया। फिर अगर कॉपर पॉजिटिव में, अब क्योंकि ये वैल्यू सारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, उस हिसाब से तो जिंक की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जिंक की वैल्यू क्या है? ये भी मैम ज्यादा नेगेटिव में है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन पे कौन खरा नहीं उतरा? एक मैग्नीज खरा नहीं उतरा और जिंक खरा नहीं उतरा। और कॉपर में क्या चीज है? कॉपर एक्सपेक्टेशन पे तो खड़ा उतरा है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें बहुत चमकती हुई दिखाई दे रही है कि टाइटेनियम से लेकर जिंक तक एक्सेप्ट कॉपर, सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, लेकिन कॉपर भैया जी का क्या है? पॉजिटिव। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आइए, तो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी पहला पॉइंट लिखती है। मैं आपको एनसीईआरटी इसलिए करवा रही हूँ ताकि जब आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी खोलें तो आप डर के उसको बंद ना कर दें, क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा, है ना। चलिए आइए, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो एनसीईआरटी की टेबल एनसीईआरटी कहता है, जो मैंने तुम्हें दिखाई, तो वहां पे देखने को मिल रहा है कॉपर इज द ओनली मेटल जिसका पॉजिटिव ई नोट वैल्यू है। अब पॉजिटिव ई नोट वैल्यू का क्या मतलब है कि कॉपर +2 से कॉपर में जाना चाहेगा। अगर कॉपर +2 से कॉपर में जाना चाहता है तो मतलब उसका जो आयनाइजेशन, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 वो ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से। यस मैम। ठीक है। या फिर अगर मान लो आप सॉलिड से एक्वस में जा रहे हो तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी फिर ऐड हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी क्या कहते हैं, देखें यही बोलती है। हाँ, वो कह रहा है, रीजन क्या बोला है कि सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल दो, और आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? मतलब जितनी यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उतनी तो भाई साहब उससे ज्यादा तो तुमने एनर्जी देने में लगा दी। मतलब जितनी तुमने एनर्जी दी है ना उतनी रिलीज नहीं हुई। मतलब ओवरऑल प्रोसेस तुम्हें क्या हुआ है? महंगा पड़ा है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? बोलो। यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसलिए कह रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से जो आपका कॉपर है वो H2 गैस लिबरेट नहीं करता है एसिड से। जैसे मैंने बोला बेटा कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, अगर तुम मान लो इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हो, लेट्स सी HCl की, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तुम्हें H+ मिलेगा। और तुम बताओ H2 गैस कब रिलीज होगी? जब H+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। लेकिन ये चीज तो हो ही नहीं रही, क्योंकि कॉपर +2 एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये तो कर ही नहीं सकता। यानी कि H2 गैस लिबरेट नहीं। क्यों नहीं होगी?
बिकॉज कॉपर +2 खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाएगा, तो H+ जो मिलेगा एसिड से वो कैसे H2 गैस बना देगा, इसीलिए H2 गैस आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? ठीक है। यस अच्छा, तो उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो कॉपर उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अभी वो बोल रहे हैं अगर मैं मिनरल एसिड्स ले रही हूँ तो कॉपर उनके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लाइक HCl हो गया या नॉर्मल H2SO4 हो गया। बट अगर तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, जैसे H2SO4 हो गया, कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया, तो कॉपर उनके साथ रिएक्ट तो कर जाएगा, लेकिन H2 गैस तो वो फिर भी नहीं देगा। इज दैट क्लियर? बताइए। यस मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक क्या होता है? अभी तो बताया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कि मैम उसे हॉट सल्फ्यूरिक एसिड क्या? हाँ, थोड़ा गर्म कर दो तो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम बता सकते हो ना अपने टीचर को रीजन, किसी को भी, मेरे को, या कि कॉपर +2 कॉपर में क्यों जाना चाहता है। दूसरी चीज, कॉपर जो है H2 गैस लिबरेट क्यों नहीं कर पा रहा है, बता दोगे ना ये सारी चीजें? तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। तो हमने अभी तक जो मैंने तुम्हें टेबल में समझाया, हमें इस चीज का आंसर मिल गया है कि सब में से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्यों पॉजिटिव होता है। अभी तक हमें इसका रीजन नहीं मिला कि मैग्नीज और जिंक का ज्यादा क्यों नेगेटिव है एक्सपेक्टेशन से, उसका रीजन हम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि मैग्नीज निकल, अब देखो इसमें निकल भी है, अभी मैं बताती हूँ क्यों है निकल। तो वो कह रहे हैं निकल, मैग्नीज और जिंक की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है। वो क्यों है? क्योंकि मेरा बेटा, मैंने कहा था अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो मेटल क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। यानी कि जिंक +2 में जाना चाहता है, निकल +2 में जाना चाहता है, और मैग्नीज जो है किस में जाना चाहता है? मैग्नीज +2 में जाना चाहता है। ऐसा क्यों है देखना एक बार। ऐसा क्यों है? क्योंकि Mn+2 किस में है? D5 में है, विच इज हाफ फिल्ड। जिंक +2 किस में है? D10 में। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये लोग अपनी 0 से +2 में जाना चाहेंगे, ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। इसकी वजह से इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है? मोर नेगेटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अगर मैं निकल की बात करूं, मैम निकल में क्या दिक्कत है, तो इधर नजर मारो। अगर तुम सारी पूरी टेबल में ध्यान से देखोगे, जो निकल है, इधर देखो, निकल और कॉपर के केस में इधर देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी निकल की दी हुई है। वैसे कॉपर भी है बट निकल भी पहले नंबर पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि निकल +2 में जाना चाहेगा ना, क्योंकि जब निकल +2 एक्वस फेज में होगा तो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी बेटा। और अगर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है तो निकल +2 में मतलब जाना चाहेगा। मतलब एनसीईआरटी तुम्हें ये कहना चाहती है कि मैग्नीज +2 में जाने का कारण है D5 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक +2 में जाने का कारण है D10 कॉन्फ़िगरेशन, और निकल से निकल +2 में जाने का रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज आस्क। इससे बेटर नहीं पढ़ पाओगे तुम, डी ब्लॉक एलिमेंट साफ बोल रहे हो। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही है सारी की सारी। तो प्लीज एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बोल रही हूँ। चलिए आइए, ये एनसीईआरटी की टेबल है, दिख रहा है सबको? चलो, इसमें आपको क्या दिख रहा है ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं बात करती हूँ बेटा M+3 से M+2, तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलती हूँ अगर मेटल +3 से +2 में जाना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यस और अगर मैं कहती हूँ तुम्हारा मेटल +2 से +3 में जाना चाहेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाएगा, मोर नेगेटिव की तरफ, और ये मोर पॉजिटिव की तरफ।
ठीक है, ये लिख देती हूँ, मोर पॉजिटिव की तरफ और ये मोर नेगेटिव की तरफ। इज दैट क्लियर? चलो अब देखते हैं। तो एनसीईआरटी की टेबल में देखो, अगर मैं बोलूं मेरे 3 ऐसे एलिमेंट हैं, कौन कौन से? Mn, आयरन और कोबाल्ट, जो कि +3 से किस में जाना चाहते हैं? +2 में जाना चाहते हैं, है ना? इनकी पॉजिटिव वैल्यू यही देख के बता रही है। देखो एक बार, क्या कहते हो? यानी कि इसको याद कैसे करोगे? मन फेको, मन फेको, मन फेको से याद रखना। जो मन फेको है वो क्या है? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब उसमें से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये तो मैम इलेक्ट्रो में सिखाया है आपने हमें। तो कोबाल्ट +3 ज्यादा होगा, उसके बाद Mn+3 और उसके बाद Fe+3। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक Yes, है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे +1.57, ये देखो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो इस हिसाब से आयरन +3 को तो और पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना? और फिर कोबाल्ट, ये तो ठीक है पॉजिटिव में है। तो ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा कम पॉजिटिव है ना? देख रहे हो ना, 0.77 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन है D5, और जो कि क्या होती है? हाफ फिल्ड होती है, स्टेबल होती है। इसीलिए Fe+3 Fe+2 में तो जाएगा, लेकिन थोड़ी टेंडेंसी क्या होगी उसकी? कम होगी एज कंपेयर टू Mn+3 और कोबाल्ट+3। ठीक है? यहाँ पे तुम धोखा खा सकते हो, यहाँ पे तुम धोखा खा सकते हो बुरे वाला। क्या? तुम सोच सकते हो कि मैम Mn+3 होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Mn+2 में D5 है, कोबाल्ट+2 में D7 है। लेकिन 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 जोर दीजिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज जो है देखने को मिली है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत चीजों पे निर्भर करता है, बहुत चीजों पे निर्भर करता है। ऐसे ही वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर डेटा को देख के नहीं लिखी जाती है। इज दैट क्लियर? तो कोई भी नहीं बोल देगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mn+3 है, Mn कोबाल्ट+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? बोलो। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला केस, मतलब पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बोलता है, पढ़ो, ए वेरी लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम +3 से +2 जाने को वो कह रहे हैं बड़ी लो वैल्यू है। लो वैल्यू का मतलब ये इसमें नहीं जाना चाहता ज्यादा, है ना? क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि स्कैंडियम +3 D0 में है और ये D1 में है। तो ये D0 में खुश रहेगा या D1 में खुश रहेगा? D0 में खुश रहेगा। दैट इज व्हाई इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? लो वैल्यू है। क्या है? लो वैल्यू है। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। अगर हाई वैल्यू बोलता तो मतलब मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता। सेकंड चीज क्या बोलता है? जो जिंक +3 से जिंक +2 जाने की जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू, हाई मतलब वैल्यू मतलब मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि ये D10 है और ये D10S1 है। तो कहाँ जाना चाहेगा वो? भाई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और D10 में ही जाना चाहेगा। That is, it is difficult to remove an electron from its change to +3. Getting my point? यानी कि ये जिंक जिंक +3 से +2 में जाना चाहेगा, +2 से +3 में जाना नहीं चाहेगा। Is that clear? यस Yes, ma'am. तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? Mn+3 से Mn+2 में जाने की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ये तो मैं अभी तुम्हें बता दिया मैंने, है ना? वो क्यों है? बिकॉज Mn+2 D5 कॉन्फ़िगरेशन में है। क्लियर है? चौथा पॉइंट, Fe+3 से Fe+2 में जाएगा तो सही, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। क्यों है? क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन में है वो। बोलो क्या बोल रहे हो? क्या कहते हो? यस मैम। इसको छोड़ो। इज दैट क्लियर? चलिए उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। द लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम, लो वैल्यू बोले तो इधर आओ, देखो वेनेडियम +3 से +2, यहाँ पे -0.37 है,
यहाँ पे -0.26 है और यहाँ पे -0.41 है। देख रहे हो क्या? यहाँ पे हुआ क्या है, यस मैम। ये कम नेगेटिव हो, ये ज्यादा बढ़ गई। देख रहे हो आप लोग? तो जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में आप नहीं बोलोगे, ठीक है। सो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो वेनेडियम +2 है ना, देखो वेनेडियम की मैक्सिमम +5 तक होती है, तो वेनेडियम +3 जो है +2 में जा सकता है, ठीक है। और वेनेडियम +2 में क्या होता है, D3 होता है। जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो वहां मैं तुम्हें T2G और EG के बारे में बताऊंगी, तो वहां पे मैं बताऊंगी जो T2G होता है, किसी ने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इग्नोर कर दो, वो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है वेनेडियम +3 से वेनेडियम +2, मतलब बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिल रही है, कम नेगेटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि वेनेडियम +2 भी कई हद तक क्या है, स्टेबल है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं? प्लीज कंफर्म कीजिए मेरा बेटा। अभी टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, टेस्ट लूंगी, टेस्ट, ठीक है, बी रेडी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बात लिखी हुई है। वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के डेटा को देख के हमें ये मालूम पड़ रहा है कि दोनों ये Mn+3 कोबाल्ट+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इनकी टेंडेंसी है +2 में जाने की। लेकिन टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि क्या हो रहा है, देखो ना, वैल्यू क्या थी उनकी, नेगेटिव थी कि नहीं थी, बोलो। मतलब Yes. ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। वेनेडियम +3 से +2 में भी जा सकता है, +2 से +3 में भी जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या समझे, अगर ये ऑक्सीडाइज रखने की टेंडेंसी रखेंगे तो मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, है कि नहीं है? नजर दौड़ाओ, दौड़ाना नजर, ठीक है। तो मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, तो ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो ये H2 गैस लिबरेट कर देंगे, बिकॉज ये तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो एसिड से जो H+ आएगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. हो जाएगा। एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, वरना नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे पेपर में, बता दे रही हूँ मैं। अगर तुमने रट्टा मारने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैम किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर बेटा रट्टे वाली चीज तो ऐसी है, आज याद रह जाएगी और परसों भूल जाओगे। तो जहाँ पे तुम समझ सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ वहां तो समझो, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, फिर वहां पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बोलो। Yes, ma'am. यस। ये क्वेश्चन मेरे को एक बार कंफर्म करो, तुम्हें क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से, पढ़ना एक बार सारे। समझ गया मैम जी। Yes, समझ ma'am. गए? अमनदीप Yes, क्या समझी तुम? मैम जो Mn+3 है वो जब मैम Mn+2 में जाता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। मैम वो जो Cr2+ है मैम वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 से D3 में जाती है मैम, जिसकी वजह से T2G मैम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाती है और वो स्टेबल होती है ज़्यादा।
बिल्कुल सही है। देखो क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग मतलब खुद को ही ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो +3 में D3 होता है। T2G क्या होता है उसने भी बोला हुआ है C यूनिट 5 आपकी कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे मैं बताऊंगी T2G वाली स्टेबल होती है, अभी इसको इग्नोर कर सकते हो। Mn+3 किस में जाना चाहेगा, +2 में, तभी वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी बता के आई हूँ, बिकॉज D5 में वो क्या है स्टेबल। डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल से क्वेश्चन बनेगा। 1 2 3 क्वेश्चन करवा रही हूं मैं तुम लोगों को, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे, ट्राई करना इसको सोल्व करने का। चलिए आइए। असर्शन बोला हुआ है, ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करना पड़ेगा। आंचल, सुखजीत, महकदीप, नेहा, मनदीप, सौम्या, दिव्या, गुरविंदर, कृपा, राज, जश्नप्रीत, अंशिका। महकदीप पहली स्टेटमेंट सही है क्या, कॉपर +2 इन वाटर इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1? थम्स अप नहीं देने का, जिसको आता है हाथ खड़े करो। महकदीप इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट क्या? यस मैम। पक्का? यस मैम। झूठे का यस मैम नहीं बोलना। क्यों स्टेबल है महकदीप कॉपर +2? क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। वेरी गुड। आयनाइजेशन एनर्जी जब होती है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहां पे जितनी तुम देते हो ना आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे ज्यादा रिलीज हो जाती है, दैट इज वाई कंपनसेट कर देती है, तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होती है। फिर वो कह रही है हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है कॉपर +2 की इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर प्लस। इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? नीचे वाली मैम फॉल्स है। गुरविंदर? यस मैम। फॉल्स। तुम्हारा ध्यान नहीं है, बताओ रीजन सही है नहीं है? ये मैम गलत है रीजन, क्यों? क्योंकि Cu+2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, हरलीन आप बताओ। सुखजीत आप बताओ। मैम CO2 पॉजिटिव के पास वो हायर चार्ज और हायर एनर्जी है इसलिए। तुम तो बिल्कुल अलग बोल रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बताया था कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से, ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। अब मोर नेगेटिव हाइड्रेशन का एनर्जी का अगर मैथ्स में मतलब देखोगे तो क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू क्या, मतलब जो ज्यादा नेगेटिव में होती है वो छोटी वैल्यू होती है। यस मैम। समझे? तभी इसने क्या लिखा, इज मच लेस देन, तो उसने फंसा दिया है तुम लोगों को, यानी कि बिल्कुल ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझे? आधे से ज्यादा बच्चे 2023 का एक क्वेश्चन गलत करके आए थे, 90% जनता गलत करके आई थी। आप समझ गए उसने कहाँ कैसे फंसाया आप लोगों को? यस मैम। मच मोर नेगेटिव का मतलब मैथ्स के हिसाब से उन्होंने दिया है, और ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ इसमें दिए 2023 में, 22, 21, 19 में पहले ही गड़बड़बाजी उसने कर रखी है। तो अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले के वो करके गया होगा तो उसको पता है एनटीए मतलब जिसने भी ये सेट किया है पेपर वो गड़बड़ करेंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना है तुम्हें इन चीजों का। ठीक है, तो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन करिए 2024 का। टारगेट कर रखना है हम लोगों को 23, 24, 25 के तो इस चैप्टर के करने ही करने हैं किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, क्योंकि अगर तुम्हें 8 नंबर चाहिए तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इवन तुम्हें 12th ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी अच्छे से,
वरना नहीं बन पाएगी बात। 11th तुम्हारी आती नहीं है, तुम लोगों को बहुत कम बच्चों को आती है, 12th ही बची है। अगर तुमने 12th में भी कुछ गड़बड़बाजी कर दी तो फिर वहां पे तुम्हारे चांसेस जो हैं सेलेक्ट होने के वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। सो इसीलिए प्रायोरिटी शुड बी योर ग्रेड 12th। बताओ स्टेटमेंट सही है क्या पहली वाली? यार तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ा रही हूँ सबको, ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? किसी कोई नहीं बता रहा। फॉल्स है जी। पहला फॉल्स है, लगा तो पिटाई कर दूं क्या? पहला सही फॉल्स है मैम। ट्रू है, सही है। दोनों सही। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, रविंदर आप क्या कहते हो? रविंदर जी आप सुन रहे हो? सही है मैम। सही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन, अनलाइक पी ब्लॉक। हाँ, पी ब्लॉक में लोअर ज्यादा स्टेबल होती है, बिल्कुल ठीक है। कॉपर हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट कर पाता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है। ये वाला बताओ। कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3d9, कॉपर 1+ की है 3d10। कौन सी सही है? मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है? बताओ भाई। हर्ष बताइयो बेटा। 1 सेकंड मैम, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। पढ़ लो। मैम सेकंड वाला सही, Cu2 इज लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि कॉपर +1 की D10 है क्या, इसीलिए? नहीं मैम, मतलब ये 3d10 से कम स्टेबल होगा इसीलिए। ठीक है, ओके। और कोई बताएगा मुझे? प्रतीक तुम बताओ। मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन? यस मैम। सारे गलत बोल रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन मैम करेक्ट। डी आएगा। फर्स्ट करेक्ट है। मैम वाई। हाँ वही मैं किसने बताया? मनदीप, Y+A क्यों आएगा? मैम मैम जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है मैम, वो लगेगा यहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश। मैंने तुम्हें क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला हुआ है एक्वा सॉल्यूशन या नहीं बोला हुआ? कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होगा। तो प्लीज जज मत करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इस पे इधर देखो, नहीं करना है, ठीक है? तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होगा +1 से, ड्यू टू, बोलो, मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन। ये भी बहुत बच्चे गलत करके आए थे सवाल, तो कई बार फंसाने के काम कर देते हैं। बट कुछ बच्चे ठीक भी करके आएंगे, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल है जो पहले पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कोई नया उसने पूछ लिया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा ये, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट सवाल जेई में आते हैं, कॉपी पेस्ट होके आते हैं बिना स्टेटमेंट ऑप्शन चेंज हुए। तो जो बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके गया होगा वो करके आया होगा, समझ रहे हो? तो वही बात है, डिपेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करता है कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ है। उसके बाद है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम वही दो चीजें करेंगे, क्या? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये तो तुम लोगों का, ठीक है? तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या होते हैं बेसिकली? वो कह रहे हैं कि अगर जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो सब्सटेंस पे तो दो टाइप के बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, पैरा और डाया। डाया क्या होते हैं? जो अप्लाई की है बेसिकली फील्ड, ठीक है? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे तो वो क्या करेंगे? उसको अट्रैक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और जो सब्सटेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए एक नया टर्म यूज किया गया है इन्होंने, फेरोमैग्नेटिक।
वैसे फेरोमैग्नेटिक इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये बात आप लोग, क्योंकि इस पे ना एडवांस में सवाल बना हुआ है, आपको फिगर बना के दे देंगे कॉम्प्लिकेटेड सी, और वो आपसे पूछेगा बताओ किस केस में रिपेल होगा और किस केस में अट्रैक्ट होगा। तो अगर अपने पास आएगी मतलब अप्लाइड फील्ड, जो अप्लाई की हुई है फील्ड, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब अगर वो अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट मतलब पास आएगा ना, तो मतलब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो। अगर उससे दूर जा रहा है तो मतलब वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या बताया था तुम लोगों को, पढ़ा है ना ये वाला, हमने कहाँ पढ़ा था, ये काफी जगह पढ़ा है शायद। यस मैम। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यस Yes, ma'am. और इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे निकालते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। n+2। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट का ये यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, so this is spin only formula, mu is equal to n into n plus 2। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन विच इज अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है। ठीक है, तो एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, यस और नो, उसकी वजह से आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अराइज होगा। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उससे क्या जनरेट होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है। एन क्या है यहाँ पे, वेयर एन इज नंबर ऑफ, बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने ये बताया था, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1.8 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास आएगा। अगर 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2.8 के आसपास आएगा। 3 है तो 3.8, मतलब 3.94 हो सकता है। ठीक है, 4 होंगे तो 4.8, 5 होगा तो 5.8, अगर 6 होंगे तो 6 बोलोगे क्या, 6.8। हाँ बस यही बोल के गड़बड़ कर दो। अरे एक सेकेंड, 6 का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरूंगी मैं, देखिए सारे बच्चे, क्योंकि 5 तो तुमने सिंगल सिंगल में पेयरिंग कर दी, तो छठा कहाँ आएगा, ये आएगा ना अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो 4 बचे ना, और 7 करूंगी तो 3 बचेंगे अनपेयर्ड, 8 होंगे तो 2 बचेंगे अनपेयर्ड, 9 होंगे तो 1 बचेगा, 10 होंगे तो 0 बचेगा। तो 6 का मतलब ये नहीं है कि 6.8 है, 6 का मतलब कि वापस से वही चालू हो जाए, बोलने दो भाई। 6 का मतलब क्या हुआ, 4.8। 7 का मतलब वहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अगर मान लो D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो इतना, 1 अनपेयर्ड होगा। D2 और D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो 2.8 के पास, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ओके, D7 और D3 में ये होगा। D6 और D4 सॉरी D4 में आपका कितने होंगे, D6 वाला होगा, यस, और D4 वाला होगा, और यहाँ पे D5 वाला। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. हो गया, यस मैम। पक्का। चलो इधर देखो, ये एनसीईआरटी टेबल बोल रखी है तुम्हें, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन D0 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0। ठीक है, तो 1 समझ रहे हो, एक, और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट आ रखा, देख रहे हो ना, 1 का 1.73 एग्जैक्ट होता है, बट तुम 1.8 के आसपास याद रखोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस बताया है, पैटर्न बताया है। 2 का 2.84 है, 3 का 3.87, 4.90, 5.92, 4.90, 3. देख रहे हैं आप लोगों को। यस यस ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा,
कि अगर मैं D6 से D9 वाली कॉन्फ़िगरेशन में देखूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं D6 से D9 में जाऊं तो जो मेरा कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है, कैलकुलेटेड मतलब जो आपने इस वाले फॉर्मूले से निकाला, स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। सो उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है कैलकुलेटेड वाला, वो हमें कम देखने को मिल रहा है ऑब्जर्व से। ये थोड़ी सी ऐसी बात है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ 4.90 है, जबकि ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली हमें ये देखने को मिला। ये देखो 3.87 है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये देखने को मिला। देख रहे हो ना? तो D6 से लेकर D9 के केस में क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज आई है वो थोड़ी सी कैलकुलेटेड से ज्यादा है। और जबकि D1 से लेकर D4 में अप्रोक्सीमेट देखो सेम ही है, नजर दौड़ाओ, सेम ही है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 1.73 1.7, थोड़ा तो फ्लक्चुएशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.84 2.76, ये देखो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर, ये भी बराबर ये भी बराबर, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को कहाँ मिल रहा है, D6 से लेकर D9 में। तो ये तुम्हें याद रखना, ठीक है मेरा बेटा? बोलो। इनको रिवाइज करना है। जब तक तुम बार बार रिवाइज नहीं करोगे, ये चैप्टर ऐसे रेत की तरह ऐसे हाथ से फिसल जाएगा। मैं बता दे रही हूँ, क्लास में आने से पहले 25 मिनट्स ये चैप्टर को क्लास नोट से रिवाइज किया करो, ठीक है? चलिए चलिए ये वाला सवाल करते हैं। क्या बोल रही है? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन Fe(x प्लस इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इतना। अब √24 का मतलब क्या है? √24 का मतलब क्या होगा? हमें पता है n इंटू n प्लस 2 है ना, बोलो। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं n की वैल्यू पुट करूं कि मेरा 24 आ जाए? बताओ भाई। 4 कर दूं? अगर मैं 4 कर देती हूँ तो ये कितना आएगा? Yes, ma'am. 24 आ रहा है, यस मैम। ठीक है। या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, √24 का मतलब किस पे जाएगा? ये 4 पॉइंट समथिंग पे जाएगा ना, और 4 पॉइंट अगर समथिंग पे जा रहा है, लगभग 4.8 के आसपास जाएगा, 4.9, क्योंकि इसके बाद 5 का हो जाएगा ना, √25 5 आ जाएगा, तो 4.8 4.9 आएगा। तो अगर 4.8 4.9 आएगा तो मैंने क्या बोला था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस केस में हो सकते हैं? D6 में हो सकते हैं और D4 के केस में हो सकते हैं। बोलो हाँ के ना? यस मैम। तो अब यहाँ तुम Yes, देखो ma'am. ऑप्शन में क्या है, Fe अगर +2 में है तो Fe +2 में क्या होता है? D6, मतलब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये सही आ रहा है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। Fe +3 में D5 होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये 0 तो हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस। ठीक है क्या? चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कंसिडरिंग द हाइड्रेटेड आयंस, आपको टाइटेनियम +2 ये दिए हुए हैं, आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता है ना, n इंटू n प्लस 2। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट से। हरमीत आप बताओ मेरे को, कैसे करोगी ये क्वेश्चन? बताओ। बताओ हरमीत, कैसे करोगी? अब बोलो यार, मैं ना तुम लोगों का 2 महीने में ही सिलेबस करवा देती हूँ। रिस्पॉन्स तो है नहीं तुम्हारी क्लास का बिल्कुल भी, पता नहीं क्या ही करते हो। मैं पागल हूँ इतना। मैं 4 दिन का चैप्टर में 6 दिन लगा रही हूँ।
है, और तुम लोग हो कि कोई असर ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। ये फैजल खान के नाम से कौन ज्वाइन कर रहा है बताओ? सुहानी आप बताओ। मैम डी। हाँ, मैम डी। मैम डी। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है क्या? अब बताओ यार बाकी बच्चे। मैम बी। मैम बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। डी क्यों बोल रहे हो फिर भाई? वेनेडियम +2 में कितना होता है? स्कैंडियम तेरी विदाई, तो मतलब क्या होगा? 4s2 3d3। 3 अनपेड Yes. इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? D2 होगा, यानी कि 2 अनपेड, यहाँ पे 1 अनपेड, यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकेंड। बी। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बताओ। प्रतीक, प्रतीक आप बताओ। अब बताओ। बस थोड़ा सा भाई, तुम लोग मुश्किल क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। मुश्किल पहली बात है ही नहीं। तुम लोगों को चाहिए आसान आसान सवाल। तुम लोगों को चाहिए आसान आसान सवाल। BNC। M+3 से +2 में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन मैग्नीज। तो तुम बताओ, इसका ज्यादा होगा या Mn का ज्यादा होगा? Mn वाले का ये होगा ना, क्योंकि Mn+3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूस होना चाहेगा, तो ये गलत है। अगर A गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। C मतलब ठीक है, यानी कि क्रोमियम +2 लिबरेट कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं BOD। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड एंड, बिल्कुल ठीक है। और D भी देख लेते हैं। वेनेडियम के केस में हमारे पास क्या होता है? D3 होता है ना, और D3 में ऑब्जर्व जो 3.8 के आसपास आएगा, तो ये क्या है? गलत है। गलत है। तो यानी कि BC क्या होगा? करेक्ट होगा। सही। चलो कुछ और क्वेश्चन। अच्छा टाइम हो गया क्या? चलो एक काम करते हैं, पहले ही आते कल ये वाले सवाल करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? ये वाले सवाल कराऊंगी पहले आते ही 4, एंड फिर उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है बच्चों, आज Okay, के लिए ma'am. इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम आज आपको एक दिन तिथि और दूंगी, ठीक है? कल की छुट्टी है ना, मेरे को सारे करके भेजेंगे। इज दैट क्लियर? और बेटा जिसको